हेलो मेरे प्यारे मित्रों। तो आज हम लोग इग्नू MHD 2 की जो किताब है इसको शुरू कर रहे हैं। आधुनिक हिंदी काव्य के अंतर्गत जो भी आपके MHD 2 में दिए गए हैं उसको मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आपके स्क्रीन के सामने जो किताब है वो इग्नू की दी गई किताब है और उसी को मैं आपको समझाता चलूँगा। पहली इकाई है पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता। तो कवि चंदबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो, उसकी प्रामाणिकता, उसकी भाषा और काव्य रूप की हम लोग बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। तो पहले जानेंगे कि उद्देश्य क्या है। तो प्रस्तुत इकाई हिंदी काव्य प्रथम की पहली इकाई है। इसमें पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर विचार किया गया है। इसे पढ़ने के बाद आप पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता और उसके आधारों का विश्लेषण कर सकेंगे। दूसरा है पृथ्वीराज रासो से में प्रयुक्त भाषा से परिचित हो सकेंगे। और तीसरा है इस काव्य ग्रंथ में प्रयुक्त काव्य रूपों की पहचान कर सकेंगे। तो पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता का विश्लेषण, उसकी भाषा जो प्रयुक्त की गई है पृथ्वीराज रासो में उसका परिचय, और साथ ही साथ इस ग्रंथ का जो काव्य रूप है उसकी पहचान हम लोग इस इकाई के माध्यम से करेंगे। तो पहले प्रस्तावना हम लोग पढ़ते हैं। हिंदी काव्य प्रथम की इस पहली इकाई में हम पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता, भाषा और काव्य रूप पर विचार करने जा रहे हैं। चंदबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के आदिकाल का सर्वाधिक विख्यात, लोकप्रिय और विवादग्रस्त महाकाव्य है। तो पृथ्वीराज रासो जो है वो आदिकाल का काव्य है और बहुत प्रसिद्ध रहा है महाकाव्य के रूप में, और विवाद भी बहुत रहा इसको लेकर। 1883 में बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने पृथ्वीराज रासो का प्रकाशन आरंभ किया। तो 1883 में बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने इसका प्रकाशन करवाया था। रचना के प्रकाशित होने के पहले ही इसकी प्रामाणिकता को लेकर विवाद हो गया, अर्थात यह कितना प्रामाणिक है और कितना नहीं है इसका विवाद शुरू हो गया इसके प्रकाशन से पहले ही, और इसका प्रकाशन रोक दिया गया। बाद में जाकर काशी नागरी प्रचारणी सभा ने इसे प्रकाशित किया। तो सबसे पहले प्रकाशित करने वाली थी बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, परंतु वो नहीं कर पाई। तो बाद में जाकर जो है काशी नागरी प्रचारणी सभा ने इसे प्रकाशित किया। जो ग्रंथ अपने जन्म से ही विवादों से घिरा हो उसे पढ़ने से पहले इस संबंध में दृष्टि साफ हो जानी चाहिए। इसी उद्देश्य से पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर विचार सबसे पहले करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रामाणिकता के संबंध में जो मुख्य सवाल उठाए गए हैं वे इस प्रकार के हैं। तो जो सवाल पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता से जुड़े हैं कौन कौन से हैं? तो पहला है कि मूल रूप क्या है। दूसरा है रचना मूलतः कब की गई, और क्या चंदबरदाई ही पृथ्वीराज रासो के रचयिता है, या क्या कवि चंदबरदाई इतिहास प्रसिद्ध राजा पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे। इतने सारे प्रश्न जो है प्रामाणिकता पर उठाए गए थे।
कि आखिर पृथ्वीराज राजस्व का मूल रूप क्या है। क्या यही मूल रूप है जो हम लोग पढ़ते हैं, जो जायसी ने लिखी है, या आपकी या मूलतः कब की गई रचना, किस ईस्वी में या संवत में की गई, अर्थात कब इसकी रचना हुई। क्या इसके जो रचयिता हैं चंद्रबर दाई ही हैं या कोई और भी है, क्योंकि इसको लेकर भी बहुत आलोचनाएं हुई हैं और मतभेद है कई लेखकों में कि शायद पृथ्वीराज राजस्व की रचयिता जो हैं वो चंद्रबर दाई नहीं है, कोई और भी है। आपने पढ़ा भी होगा, हिंदी साहित्य के आप पहले ही बहुत बड़े जानकार हैं, तभी आप इस वीडियो के पास आए हैं। क्या कवि चंद्रबर दाई इतिहास प्रसिद्ध राजा पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे। तो ये कविता जो है कही जाती है कि चंद्रबर दाई जो है एक राजा जिनका नाम था राजा पृथ्वीराज चौहान, उनके समकालीन थे, उन्हीं के राज्य में ये रहते थे, कवि के रूप में मित्र भी रह चुके हैं। तो ये प्रश्न जो है उठाए गए हैं प्रामाणिकता को लेकर। प्रामाणिकता से जुड़े इन सवालों के अतिरिक्त इस इकाई में पृथ्वीराज राजस्व की भाषा काव्य रूप पर विचार किया गया है। गौर करने की बात है कि पृथ्वीराज राजस्व की भाषा और काव्य रूप का विश्लेषण कर ही इसकी मूल कथा, संवेदना और शिल्प का पता लगाया जा सकता है। इसी डोर के सहारे हम पृथ्वीराज राजस्व के मूल अंश की खोज कर सकते हैं। पृथ्वीराज राजस्व इतना लोकप्रिय क्यों हुआ, उसमें इसका प्रक्षेप क्यों किया गया, तो ये बहुत सारे सवाल है इसकी लोकप्रियता को लेकर। असल में पृथ्वीराज राजस्व की लोकप्रियता में साहित्यिक के साथ साथ युगीन परिस्थितियों का भी योगदान है। तो लोकप्रियता के दो कारण बताए गए हैं, उस समय की परिस्थिति आदिकाल की और साहित्यिक जो परिस्थितियां हैं, इन दोनों के कारण जो है शायद ये जो ग्रंथ है या महाकाव्य जो भी कह ले इतना प्रसिद्ध है या इतना लोकप्रिय है। इसके कारण वह अपने युग एवं युग नायक की गाथा बनकर जातीय तथा राष्ट्रीय इतिहास की प्रबल रचना बन गई। पृथ्वीराज राजस्व की प्रामाणिकता। पृथ्वीराज राजस्व आदिकाल का सर्वाधिक विख्यात काव्य है, पता चल चुका है आपको। यह काव्य जितना विख्यात है उतना ही विवादग्रस्त। इस विवाद की पृष्ठभूमि से हमें परिचित हो लेना चाहिए। चूँकि विवाद है तो विवाद का निपटारा होना ज़रूरी है। चूँकि प्रश्न अगर आएगा आपको तो आप क्या लिखेंगे। अगर आपका सब्जेक्टिव प्रश्न आएगा लिखने वाला थ्योरी पेपर में तो आप क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव में तो आप टिक लगाएंगे केवल। पृथ्वीराज राजस्व की प्रामाणिकता जांचने के लिए विद्वानों ने उसे इतिहास की कसौटी पर कसने की कोशिश की और लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। तो इतिहास के आधार पर पृथ्वीराज राजस्व की प्रामाणिकता को जांचने का कई विद्वानों ने प्रयत्न किया, परंतु ये उनकी कोशिश विफल रही। जिन विद्वानों ने इसे इतिहास ग्रंथ के रूप में देखा उन्होंने तो इसे जाली ग्रंथ भी ठहरा दिया। तो जो विद्वान इसकी प्रामाणिकता को लेकर इतिहास ग्रंथ को जो विद्वान इसकी प्रामाणिकता को जांचने के लिए इतिहास की कसौटी पर इसे कसना चाहते थे, वो है ना, उन्होंने इसे जाली ग्रंथ ठहरा दिया। इतिहास ग्रंथ के रूप में जिन विद्वानों ने इसे देखा कि इन्होंने ठहराया, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, शायद आप जानते भी होंगे। अगर आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसमें कोई शक नहीं कि पृथ्वीराज राजस्व में हम इतिहास ढूंढने चलेंगे तो हमें इतिहास निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि ये आदिकाल का जो समय था, जो रचनाएं हुई हैं, जितनी भी रचनाएं हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो प्रामाणिक नहीं है रचनाएं, उनका प्रमाण नहीं है, परंतु जो भी प्रमाण है उसमें संदेह की स्थिति स्पष्ट झलकती है। तो पृथ्वीराज राजस्व के बारे में हम लोग वही कह सकते हैं। यही कारण कहा गया है कि इसमें कोई शक नहीं कि पृथ्वीराज राजस्व में हम
इतिहास ढूंढने चलेंगे तो हमें क्या लगेगी? निराशा हाथ ही लगेगी। आइए देखें कि पृथ्वीराज रासो को इतिहास मानकर चलने वाले विद्वान क्या सोचते हैं, यानी इसको इतिहास ग्रंथ के रूप में जो विद्वान मानते हैं उनके क्या विचार हैं। तो पहला है ऐतिहासिकता के आधार पर प्रामाणिकता जो पृथ्वीराज रासो के विषय में कही गई। पृथ्वीराज रासो के विषय में जो अनुश्रुतियाँ अर्थात जो लोग के द्वारा जो बातें कही गई हों प्रचलित हैं, उनसे यह आशा रखना स्वाभाविक है। इस काव्य से पृथ्वीराज कालीन इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ेगा। कहते हैं, ए चुप रहो, ए बोले ना चुप रहने के लिए। पृथ्वीराज, ए लड़की ऐसे बोलती नहीं, देखिए पढ़ा रहे तो बोलो चुप रहने के, चुप रहो। कहते हैं कि इस काव्य के रचयिता चंद्रबरदाई अपने आश्रयदाता पृथ्वीराज के दरबारी कवि ही नहीं, उनके अंतरंग मित्र भी थे। बता चुका हूँ मैं आपको कि चंद्रबरदाई जो ये पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं वो राजा पृथ्वीराज चौहान उनके आश्रयदाता भी रह चुके हैं। मतलब पृथ्वीराज जो है उन्हीं के आश्रय में चंद्रबरदाई रहते थे और दरबारी कवि भी थे और उनके अंतरंग यानी बहुत घनिष्ठ मित्र थे। अतएव इसलिए इतिहासकारों विशेषतः पाश्चात्य प्राच्यविदों को आशा थी कि इससे 12वीं-13वीं शताब्दी के उत्तर भारत के विषय प्रामाणिक जानकारी मिलेगी। चूँकि राजा पृथ्वीराज इतिहास से संबंधित है, इसीलिए इतिहासकारों को ऐसा लगा कि कोई प्रामाणिक जानकारी मिलेगी। क्योंकि पृथ्वीराज जो चौहान थे उनका समय 12वीं और 13वीं शताब्दी थी, तो इतिहास की जानकारी जो रचना से जुड़ी है वो इतिहासकारों को मिले। जो पाश्चात्य प्राच्यविद हैं, प्राच्य मतलब विद मतलब जो विद्वान हैं, जो पाश्चात्य अर्थात जो आपके विदेशी जो विद्वान हैं उनकी बात की जा रही है। लेकिन 1876 ईस्वी में डॉक्टर बुलर, बहुत इम्पोर्टेंट नाम है, नोट कर ले आप, विद्वान को कश्मीर में पृथ्वीराज विजय नामक काव्य की खंडित प्रति मिली है। तो डॉक्टर बुलर को 1876 में कश्मीर में पृथ्वीराज विजय के नाम से एक काव्य की खंडित मतलब जिसे खंडित किया गया हो, जो खंड में हो, यह काव्य भी मतलब कौन सा काव्य? पृथ्वीराज विजय काव्य भी पृथ्वीराज के जीवन पर आधारित है। तो क्या हम लोग मान लें कि जो बुलर ने जिस काव्य की बात की है, जो कश्मीर में उन्होंने प्राप्त की, क्या वही पृथ्वीराज रासो है? डॉक्टर बुलर ने तुलना करके देखा कि पृथ्वीराज विजय में उल्लेखनीय घटनाएं एवं तिथियां इतिहास सम्मत हैं, जबकि रासो की इतिहास विरुद्ध हैं। देखिए यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो अलग अलग काव्य है। चूँकि पृथ्वीराज विजय में उल्लेखित जो घटनाएं हैं उसकी तिथियां या घटनाएं इतिहास से जुड़ी हैं, प्रमाणित हैं, परंतु पृथ्वीराज रासो का जो इतिहास है वो प्रमाणित नहीं है, वो तिथियों के सम्मत नहीं बैठ पाता है। इसके विपरीत अनेक विद्वानों ने रासो की प्रामाणिकता पर संदेह करने वाले तर्कों के विरुद्ध मत प्रकट किया और रासो की प्रामाणिकता का आग्रह किया। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता का विवाद चल पड़ा। रासो को अप्रामाणिक मानने वालों के तर्क संक्षेप में इस प्रकार है। तो जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना है उनके तर्क हम लोग संक्षेप में पढ़ेंगे। तो वो तर्क जो पृथ्वीराज रासो की अप्रामाणिकता को सिद्ध करती हैं वो संक्षेप में यहाँ कहा गया है। पहला, पृथ्वीराज रासो के अनुसार आबू के शासक जेत और सलक थे, किंतु इनका कोई उल्लेख तत्कालीन शिलालेख में नहीं मिलता। तो पृथ्वीराज रासो में कहा गया है कि
आबू के शासक जेत और सलग थे, किंतु उस समय के उनके समकालीन में शासक जेत और सलग के समकालीन में कोई शिलालेख नहीं मिलता, क्योंकि उस समय कोई भी प्रमाण अगर जीवित रखना होता था तो लोग शिलालेखों का प्रयोग करते थे, परंतु जेत और सलग का कोई शिलालेख नहीं मिला। इतिहास सम्मत तथ्य यह है कि उस समय आबू पर धारावर्ष परमार का शासन था। रासो के अनुसार गुजरात के राजा भीमसेन को पृथ्वीराज ने मारा। शिलालेख के अनुसार वह पृथ्वीराज के बाद भी जीवित था, तो यहाँ पर गलत साबित हो जाता है पृथ्वीराज रासो, क्योंकि वहाँ बताया गया है गुजरात के राजा को जो जिनका नाम था भीमसेन, उनको जो है मारा किन्होंने, पृथ्वीराज चौहान ने। और शिलालेख में क्या लिखा गया है कि वह पृथ्वीराज के बाद भी जीवित था, मतलब पृथ्वीराज मर गया उसके बाद भी राजा भीमसेन जीवित था। इस प्रकार रासो में लिखा है कि मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण से मारा था। ऐतिहासिक तथ्य यह है कि मोहम्मद गौरी 1203 में गक्करों के हाथों मारा गया। अब देखिए यहाँ पर मतभेद है विचारों में ऐतिहासिकता को लेकर। यहाँ भी रासो में लिखा है कि पृथ्वीराज की बहन पृथा का विवाह चित्तौड़ के राजा समर सिंह से हुआ। यह असंभव है। क्यों भाई? क्योंकि राजा समर सिंह का समय 13वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है, जबकि पृथ्वीराज की मृत्यु 12वीं शताब्दी में ही हो गई। पॉसिबल कैसे है, संभव कैसे है? तो ये उन विद्वानों का तर्क है जो पृथ्वीराज को अप्रामाणिक ठहराते हैं इतिहास की जानकारी प्राप्त करके। राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेंगे, जिनका नाम है क्या, महोपाध्याय गौरी शंकर हीरानंद ओझा, पूरा नाम है इनका। आप गौरी शंकर हीरानंद ओझा के नाम से याद करें। उनका क्या कहना है, ये राजस्थान के बहुत बड़े इतिहासकार हैं, कि इस तरह हमने जांच कर देखा कि पृथ्वीराज रासो बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ है। कहने का अर्थ है कि जिसका इतिहास में कोई महत्व ना हो, स्थान ना हो, प्रसिद्धि ना हो, ऐसा ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। उसमें चौहानों, प्रतिहारों, सोलंकियों की उत्पत्ति संबंधी कथा, चौहानों की वंशावली, पृथ्वीराज की माता, भाई बहन पुत्र, आप लोग जाइए, घर हो गया ना आप लोग का, जाइए। पृथ्वीराज की माता, भाई बहन पुत्र, रानियों आदि के विषय कथाएं बहुत सी घटनाओं के संबत और प्रायः सभी घटनाएं तथा सामंतों आदि के नाम अशुद्ध भी हैं और कल्पित भी हैं। तो जो भी पृथ्वीराज रासो में जो बात की गई है, चाहे चौहानों के बारे में, प्रतिहारों के बारे में, सोलंकियों के बारे में, या चौहानों की वंशावली के बारे में, पृथ्वीराज की माता के बारे में, भाई बहन पुत्र के बारे में, रानियों के बारे में, चाहे जो भी घटनाएं कही गई हैं, उसमें सामंतों के नाम भी अशुद्ध हैं और कल्पित यानी कल्पनीय हैं, जिसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। कुछ सुनी सुनाई बातों के आधार पर इस बृहत काव्य की रचना की गई है, मतलब सुनकर ही केवल इतना विस्तृत काव्य लिख दिया गया है। ये किनका कहना है? गौरी शंकर हीरानंद ओझा, जो पृथ्वीराज को अप्रामाणिक भी बताते हैं और अनैतिहासिक ग्रंथ भी बताते हैं। भाषा की दृष्टि से यह ग्रंथ प्राचीन नहीं दिखता। तो ये बात किन्होंने कहा है, आप ये लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में, जिसका नाम है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। तो इसका प्रकाशन कब हुआ, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और ये भी बताएंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के अंतर्गत कितने इतिहास लिखे। ठीक है, 1 लिखे हैं, 2 लिखे हैं, 3 लिखे हैं या 4 लिखा है इन्होंने। तो और ये भी बताएंगे आप कि हिंदी साहित्य उद्भव और विकास की रचना कब हुई। चलिए मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, 1940, 1942, 1950 या 1952।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विचार, ये नोट कर लेंगे आप कि भाषा की दृष्टि से यह ग्रंथ प्राचीन नहीं दिखता। द्विवेदी जी ने कहा है ये, क्योंकि भाषा जो है प्राचीन नहीं दिखाई देती है ग्रंथ की, इसीलिए ऐसा कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विचार है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे आप। देखिए आप रामचंद्र शुक्ल के विचारों को और हजारी प्रसाद द्विवेदी और ये जो गौरी शंकर हैं इनका जरूर नोट कर लें आप, और अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ये। ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बिल्कुल मेल ना खाने के कारण अनेक विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो के पृथ्वीराज के समसामयिक किसी कवि की रचना होने में पूरा संदेह किया है और 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक जाली ग्रंथ ठहराया है। रासों में चंगेर, तैमूर आदि पीछे के नाम आने से यह संदेह और भी पुष्ट होता है। शुक्ल जी ने इसे परवर्ती रचना और भट्ट भणंत कहा है, ठीक है ना। तो ये परवर्ती रचना कहा गया है और भट्ट भणंत किनके द्वारा? शुक्ल जी के द्वारा। किसको, किसके विषय में? पृथ्वीराज रासो के विषय में। और इन्होंने कहाँ कहा है? तो अपने इतिहास ग्रंथ में, जिसका नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आप ये भी बताएं कि हिंदी साहित्य के इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने कब लिखी, ठीक है ना, ये आपको बताना है। तो ये शुक्ल जी का विचार है जो हम लोग समझते हैं कि ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बिल्कुल मेल ना खाने कारण तो पृथ्वीराज रासो को आखिर लोगों ने अप्रामाणिक क्यों बताया है, ये तर्क पेश कर रहे हैं शुक्ल जी कि ऐतिहासिक तथ्य से बिल्कुल ये ग्रंथ अर्थात पृथ्वीराज रासो मेल नहीं खाता है। ये बात अनेक विद्वानों ने इसके बारे में कही है, ठीक है। और 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक जाली ग्रंथ भी ठहरा दिया है पृथ्वीराज रासो को लोगों ने। रासो में जो नाम आए हैं चंगेर, तैमूर आदि पीछे के नाम आने से यह संदेह और भी पुष्ट होता है। तो जो नाम रासो में दिया गया है जिन राजाओं का, ये सब बहुत बाद में आए हैं, ठीक है ना। तो कैसे, मतलब बहुत बाद में आए, पीछे मतलब क्या हुआ? पीछे मतलब हिस्ट्री ना समझें, बाद में समझे, ठीक है, हिंदी है ये। रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में सबसे पहले हैं बाबू श्याम सुंदर दास, ठीक है ना, बाबू श्याम सुंदर दास। आप लोग बताएंगे कि बाबू श्याम सुंदर दास ने किस पत्रिका का संपादन काम किया है, जिसे बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है संपादित किया 1903 में। आप लोग बताएंगे उस पत्रिका का नाम, जिसको बाबू श्याम सुंदर दास ने और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने और भी अन्य लेखकों ने या संपादकों ने इसका संपादन किया है। उस पत्रिका का नाम बताएंगे, बहुत प्रसिद्ध पत्रिका है। बाबू श्याम सुंदर दास और रासो के संपादक जिनका नाम है मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। तो ये दो विद्वान हैं जिन्होंने रासो को क्या माना? प्रामाणिक ग्रंथ माना। बाबू श्याम सुंदर दास और रासो के संपादक मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, एक ही नाम है, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। बाबू श्याम सुंदर दास इसे काव्य ग्रंथ मान कर, यानी इसको काव्य ग्रंथ मान लिया कि इन्होंने, श्याम सुंदर जी ने इसे ऐतिहासिक तथ्यों की कसौटी पर कसे जाने को उचित नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि इसको ऐतिहासिक तथ्यों पर कसा नहीं जा सकता, अर्थात इसको प्रमाणित सिद्ध करने के लिए इतिहास का उदाहरण लेना सही नहीं है। पांड्या जी ने तो इसकी तिथियों को इतिहास सम्मत सिद्ध करने के लिए एक संवत, आनंद संवत की कल्पना भी कर डाली है। भाई चूंकि ये प्रमाणित मान रहे हैं इस ग्रंथ को, तो वो अपनी तरफ से तो कुछ ना कुछ तो भाई विचार देंगे ना, ताकि प्रमाणित सिद्ध हो जाए, सिद्ध करने के लिए। तो एक संवत की भी कल्पना कर डाली किन्होंने? पांड्या जी ने, इसका नाम था आनंद संवत, ताकि उसकी प्रामाणिकता सिद्ध हो पाए। पांड्या जी के अनुसार रासो के उल्लेखित संवतों में विक्रत संवत से सर्वत्र 90-91 वर्षों का अंतर पड़ता है। आपको पता है कि संवत जो है 57 ईयर्स का अंतराल होता है ईस्वी में।
इसका कारण यह है कि इस रासों की उत्पत्ति तिथियां विक्रम संवत की नहीं, आनंद संवत के अनुसार है ना। ये अपना एक अलग संवत बताते हैं जिसमें 90-91 वर्षों का अंतर ईस्वी में पाया जाता है। अपने पक्ष के समर्थन में उन्होंने रासों के इस दोहे को प्रस्तुत किया है, देख लीजिए, ताकि सिद्ध हो जाए ऐतिहासिकता रासों की। 11 से पंचदह विक्रम सा का आनंद तिहि रिपुजय पुरहरण को भय पृथ्वीराज नरिंद। तो उन्होंने ये बताया है आनंद संवत के अनुसार, ये लिखा उन्होंने। उनके मतानुसार विक्रम साक आनंद का अर्थ है 90, अ का अर्थ है 0 और नंद का अर्थ है 9, अर्थात 91 विक्रम संवत में से 90 वर्ष घटा देने से आनंद संवत बनते हैं। तो ये लिखा है कि इन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के अनुसार। ये किनका ये कथन है शुक्ल जी का, ठीक है ना, लेकिन किनके विषय में है? तो ये आपके पंड्या जी के विषय में है, जिनका पूरा नाम है मोहन लाल विष्णु लाल पंड्या। तो ये उनके विषय में शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में लिखा है कि उनके मतानुसार, ने पंड्या जी के मतानुसार विक्रम शाक अनंत का अर्थ है 90, अ का अर्थ है 0 और नंद का अर्थ है 9, अर्थात 91 विक्रम संवत में से 90 वर्ष घटा देने से आनंद संवत बनते हैं। पंड्या जी के इस विचार पर विद्वानों ने संदेह प्रकट किया और आनंद संवत की धारणा मान्य नहीं हुई। तो लोगों ने नहीं माना पंड्या जी की बात को। अब बात करते हैं रचनाकार और रचना काल की। इसके आधार पर सिद्धि की जाएगी, सिद्ध किया जाएगा पृथ्वीराज की प्रामाणिकता को। अब यह तय हो गया है कि पृथ्वीराज रासो इतिहास ग्रंथ नहीं है काव्य ग्रंथ है, तो ऐतिहासिक प्रामाणिकता नहीं मिलती है पृथ्वीराज रासो की, इसलिए इसे काव्य ग्रंथ मान लिया गया। परंतु प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता का विवाद इस प्रश्न से भी जुड़ा है। क्या जुड़ा है भाई? कि कवि चंदबर दाई पृथ्वीराज के समकालीन थे या नहीं। उन्होंने बाद में पृथ्वीराज की रचना की, तो अब ये सवाल खड़ा हो गया कि चंदबर दाई जो कवि हैं वो पृथ्वीराज के समय में थे या नहीं थे, या उन्होंने बाद में, मतलब राजा के मरने के बाद उन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की। तो ये भी एक प्रश्न जो है कन्फ्यूज़न जो है संदेह के रूप में खड़ा हो गया। इस काव्य का रचना काल और भी विवादास्पद है, यानी विवादों से भरा हुआ है। इस काव्य के रचना काल के बारे में कहा जाए, आप लोग बताएं कि पृथ्वीराज रासो की रचना काल जो, मतलब समझिए परीक्षा के लिए अगर पूछी जाए तो वो क्या है, ठीक है ना। तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो ज़रूर जवाब दें। अगर आपको पता है, नहीं पता है तो फिर किताब में ढूंढें, गूगल में ढूंढें, और यहाँ तो मैं बताऊँगा ये भी, परंतु आपको भी कोशिश करनी चाहिए, थोड़ा दिमाग चलाइए, ठीक है। ओझा जी वही है जिनका नाम हम लोगों ने पहले लिया है। ओझा जी ने इसका रचना काल 16वीं शताब्दी अनुमानित किया। किसका? पृथ्वीराज रासो का जो रचना काल है वो 16वीं शताब्दी की। तो ओझा जी ने पृथ्वीराज रासो का रचना काल 16वीं शताब्दी अनुमानित किया। शुक्ल जी ने इसे पृथ्वीराज चौहान के समय का काव्य नहीं माना है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का विचार है कि रासो का वर्तमान रूप अधिक से अधिक 17वीं शताब्दी के मध्य में ही प्राप्त हुआ होगा। पृथ्वीराज रासो के एक महत्वपूर्ण संपादक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के अनुसार सभी दृष्टियों से पृथ्वीराज रासो की रचना संवत 1400 के लगभग मानी जा सकती है, इससे पूर्व नहीं। देख रहे हैं आप कि हर विद्वान अपने अपने तरीके से रचना काल बता रहा है। अब आप किसे मानेंगे भाई? परीक्षा में अगर आ गया कि कौन सा जो सम्मति है, चाहे कौन सी जो बात है वो सही है। पृथ्वीराज रासो को तो अप्रामाणिक मान ही चले थे विद्वान। इस बात में ही संदेह करने लगे कि चंद नामक कोई रासोकार कभी हुआ भी था या नहीं, ठीक है ना।
इसी बीच प्रसिद्ध अपभ्रंश विद्वान मुनि जिनविजय जी ने संग्रह के अंश जयचंद प्रबंध में से 4 ऐसे छप्पयों का अनुसंधान किया जो चंद के नाम से है। देखिए कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं लोग, कवि के नाम को लेकर भी कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था, चंद्रबरदाई ने लिखा या चंद ने लिखा है या जयचंद ने लिखा है। तो अनेक विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से जो है अपनी बात कही, जिसमें से आपके हैं नाम है जिनका नाम है मुनि जिनविजय ने संग्रह के अंश जयचंद प्रबंध में 4 छप्पयों का अनुसंधान किया जो चंद के नाम से है। इनमें से 3 छप्पे पृथ्वीराज रासो में थोड़े बहुत परिवर्तित रूप में मिल जाते हैं। तो छप्पे छंद जो है पृथ्वीराज रासो का प्रमुख छंद है। ऐसे तो बहुत सारे छंद का प्रयोग किया गया है, शायद 57 की 57 सर्ग का शायद प्रयोग किया गया है ना। छंद बहुत सारे छंद का प्रयोग है, लेकिन छप्पे छंद महत्वपूर्ण है पृथ्वीराज रासो का, ठीक है। इसलिए छंदों का अजायब घर भी शायद कहा गया पृथ्वीराज रासो को। मुझे जहाँ तक याद है मैंने पढ़ा था, अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट कर दें आप। अगर मैं गलत हूँ, जहाँ जहाँ गलत हूँ वहाँ कमेंट करें, ताकि मुझे भी पता चले और आपको भी पता चले और जो सुनने वाले हैं उन्हें पता चले। ऐसा ना गलत पढ़ ले हम लोग, गलत जानकारी जहर होती है, ठीक है ना। इस गलती से हम लोग को बचना है। तो जो आपके जयचंद प्रबंध में जो 4 छप्पे हैं जो किनको मिले हैं, मुनि जिनविजय ने जिसको संग्रह किया है, वो पृथ्वीराज रासो में थोड़े बहुत परिवर्तन रूप में मिल जाते हैं। देख लीजिए आप। तो भाई पृथ्वीराज रासो ने जो छप्पे लिखा है वही छप्पे जयचंद प्रबंध ने पहले ही लिख दिया है। किन्होंने लिखा है? ये मुनि जिनविजय ने। इनमें से 3 छप्पे पृथ्वीराज रासो में थोड़े बहुत परिवर्तन के रूप में मिल जाते हैं। पुरातन प्रबंध संग्रह का संकलन 14वीं शताब्दी में हुआ, अतएव इसमें संकलित छप्पे इसके पूर्व के होने चाहिए थे। इसी आधार पर मुनि जी का विचार है कि इससे प्रमाणित होता है कि चंद कवि निश्चिततया एक ऐतिहासिक पुरुष था। वह दिल्लीश्वर हिंदू सम्राट पृथ्वीराज का समकालीन और उसका सम्मानित एवं राज कवि था। तो पूरा नाम इन्होंने नहीं लिखा है, चंद्रबरदाई नहीं लिखा, बल्कि केवल चंद कवि कहा है, जिनका नाम यहाँ दिया है जयचंद प्रबंध। जो चंद कवि ने लिखा था उनके विषय में बात कर रहे हैं आपके मुनि जिनविजय जी, ठीक है ना। अब बता रहे हैं कि वो कौन था चंद कवि, ठीक है ना, और निश्चित बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि मतलब अनिश्चित बता रहे। देखिए लिखा है ना कि मुनि जी का विचार है कि इससे प्रमाणित होता है छप्पे मिलने के बाद कि चंद कवि निश्चित एक ऐतिहासिक पुरुष थे और वह दिल्लीश्वर यानी दिल्ली के ईश्वर, जिनका हिंदू सम्राट पृथ्वीराज नाम है, के समकालीन थे और उनका सम्मान था वहाँ उनके राज दरबार में, और राजकवि भी थे। उसी ने पृथ्वीराज के कीर्ति कलाप का वर्णन करने के लिए देशीय प्राकृत भाषा में काव्य की रचना की। अब बताइए पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या प्राकृत भाषा थी? अब आप लोग बताएं कि पृथ्वीराज रासो जो है वो किस भाषा में लिखी गई है। चलिए मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, आप बताएंगे। पहला है खड़ी बोली, दूसरा है ब्रज भाषा, तीसरा है अवधी भाषा और चौथा है हरियाणवी। तो कौन भाषा में लिखी गई है पृथ्वीराज रासो, आप लोग बताएंगे। तो देश प्राकृत भाषा में काव्य की रचना की जो पृथ्वीराज रासो के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो ये कहना किनका है? मुनि जिनविजय का। और ये कहाँ से लिया गया है? पृथ्वीराज रासो से, जिसके संपादक है डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त। पृष्ठ संख्या 134 से लिखा गया है ये कि पृथ्वीराज का कीर्ति कलाप किया गया है, उनका वर्णन किया गया है, साथ ही साथ प्राकृत भाषा में लिखा गया है ये, जो पृथ्वीराज के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके कवि हैं जयचंद नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है चंद है, और जिसका नाम यहाँ देखिए हम लोगों ने पढ़ा था, मैं भूल गया यहाँ पर, क्योंकि मेरे ज़बान पे केवल पृथ्वीराज ये आपके
क्या नाम है इनका, जो कवि हैं आपके पृथ्वीराज रासो के, जय चंद्रबरदाई, उनका ही नाम मेरे मुंह पर है, इसीलिए मैं और नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ। इन 4 छपियों के मिल जाने से निश्चित हो गया, पहला क्या भाई, कि 14 शती के पूर्व चंद नामक कोई व्यक्ति कवि हुआ ही नहीं। दूसरा, उसने पृथ्वीराज चौहान पर काव्य रचा था और वर्तमान रूप में प्राप्त रासों में चंद की रची हुई अनेक पंक्तियां थोड़े बहुत परिवर्तन रूप में मौजूद हैं। इस जानकारी से नया प्रश्न यह उठा कि वर्तमान रूप में प्राप्त रासों का मूल रूप क्या था। वर्तमान रूप में प्राप्त रासों का मूल रूप क्या था, उसमें कितना प्रक्षेप किया गया। तो कहने का अर्थ है कि मूल पाठ क्या है पृथ्वीराज रासों का, क्या ये जो बताया गया है ये है, या आगे हम लोग जो जानने वाले हैं वो है, मतलब किस रूप में वो था, अपने मूल रूप में क्या था पृथ्वीराज रासो। मूल पाठ क्या है, पृथ्वीराज रासो के 4 पाठ मिलते हैं। पहला है बृहत, बृहत्तम, लघु, लघुत्तम। ये 4 तरह के पाठ मिलते हैं पृथ्वीराज रासो के। लघुत्तम लघु में, लघु बृहत में और बृहत बृहत्तम में प्रायः अंतर्भुक्त है। रासो का मूल रूप क्या है, लघु है, बृहत है, बृहत्तम है, लघुत्तम क्या है वो, इस विषय पर विद्वानों ने पर्याप्त माथापच्ची की, मतलब खूब दिमाग खरोचे गए विद्वानों के द्वारा क्या कि पृथ्वीराज रासो कैसा पाठ है, बृहत है, बृहत्तम है, लघु है, लघुत्तम है। आचार्य शुक्ल ने वर्तमान रूप में प्राप्त, अर्थात जो अभी है, ठीक है ना, पृथ्वीराज रासो अर्थात काशी नागरी प्रचारणी सभा, पता है शुरू में पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है ना, कि इसे प्रकाशित कराया कि इन्होंने काशी नगरी प्रचारणी सभा समिति ने, उसकी बात हो रही है। प्रकाशित पाठ को भट्ट भड़ंत कहा था, ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। उनके अनुसार अधिक संभव यह जान पड़ता है कि पृथ्वी, ये कह रहे हैं शुक्ल जी, ठीक है ना, कि अधिक संभव यह जान पड़ता है कि पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद राज या उनके भाई हरिराज अथवा इन दोनों में से किसी के वंशज के यहाँ चंद नाम का कोई भट्ट कवि रहा हो। सॉरी मित्रों, अधिक संभव यह जान पड़ता है कि पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज, क्या नाम है पृथ्वीराज के पुत्र का नाम, गोविंदराज या उनके भाई हरिराज अथवा इन दोनों में से किसी के वंशज के यहाँ चंद नाम का कोई भट्ट कवि रहा हो जिसने उनके पूर्वज पृथ्वीराज की वीरता आदि के वर्णन में कुछ रचना की हो। पीछे जो बहुत सा कल्पित भट्ट भड़ंत तैयार होता गया, उन सब को लेकर और चंद को पृथ्वीराज का समसामयिक मान उसी के नाम पर रासो नाम की यह बड़ी इमारत खड़ी की गई हो। कितनी बड़ी बात है कि ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उनके पूर्वज में से किसी ने जो है गुणगान किया है पृथ्वीराज का, और बाद में जाकर जो है ये चंद ने, अर्थात पृथ्वीराज रासो का जो रचयिता माना जाता है, उनकी बात की जा रही है। उन्होंने जो है क्या किया भाई, उन अपने पूर्वजों की जो जानकारियां हैं उसको इकट्ठी करके, ठीक है ना, पृथ्वीराज की वीरता का जो जानकारी उनको मिला अपने पूर्वजों से, है ना, उसको उन्होंने तैयार करके जो है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को है प्रमाणित किया, नहीं उसको तैयार किया। ये बात कह रहे हैं कौन, हमारे रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता कह रहे हैं ये, ठीक है ना। मतलब उनका कहना है कि उन्होंने लिखा ही नहीं है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखा ही नहीं है, ये बहुत पहले का की रचना है, किसी और ने लिखा है, और चंद्रबरदाई ने केवल जो है कुछ संशोधन करके या उसको बढ़ा चढ़ाकर चोरी करके जो है उसको लिख डाला है। अर्थात चंद रहा भी हो तो पृथ्वी राज का परवर्ती है। परवर्ती मतलब क्या होता है, एक होता है पूर्ववर्ती, एक होता है परवर्ती। तो परवर्ती मतलब बाद का, ठीक है ना, मतलब बाद में आए होंगे ये चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के बाद। उसकी पृथ्वीराज विषयक स्वल्प रचना में परवर्ती काल में बहुत कुछ जुड़ता गया है, मूलतः स्वल्प था,
स्वल्प मतलब स्वयं की रचना, मतलब जो जानकारी केवल इकट्ठी करके उन्होंने लिख डाली। रासों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि पूरा काव्य चंद्रवरदाई का लिखा हुआ नहीं है, स्पष्ट लिखा है रासों में। जब गोरी पृथ्वीराज को बंदी बनाकर ले गया तब चंद भी वहां पहुंचे। जाते समय उन्होंने रासों के प्रति अपने पुत्र जलहण को सौंपी और कहा इसे पूरा करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पंक्ति लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए लिखा है कि पूरा काव्य चंद्रवरदाई ने नहीं लिखा है, वो तो मर गए और उन्होंने इसे पूरा करने का काम अपने पुत्र जलहण को दे दिया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है परीक्षा में, बहुत बार आ चुका है। और एक पंक्ति भी लिखा, देखिए, पुस्तक जलहण हथ दे चली गज्जन नृप्रकाश, तो अपने पुत्र के हाथों में जो है ये उन्होंने ग्रंथ दे दिया और कहा कि तुम इसे पूरा करो, अब मैं राजा का काम मैं अब नहीं कर पाऊंगा, तुम करो इसको। कविराज मोहन सिंह का विचार है कि रासोकार ने ही एक ऐसा संकेत दे दिया है कि जिससे हम रासों के मूल रूप का निश्चय कर सकते हैं। रासों में एक दोहा इस प्रकार है, छंद प्रबंध कवित वती साटत गाह दुहथ लघु गुरु मंडित खंडियः पिंगल अमर भरत। अर्थात कवित साटक गाथा दोहा नामक छंद प्रबंध में है। यह प्रबंध खंड लघु गुरु से मंडित है और पिंगलाचार्य संस्कृत काव्य एवं भरत के अनुसार छंदों का प्रयोग है। देखिए, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, पृथ्वीराज रासो। तो ये आपको मिलेगा कहाँ पर बताइए? ये आपको मिलेगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है हिंदी साहित्य से, हिंदी साहित्य उद्भव विकास, वहाँ पृथ्वीराज रासो, वहाँ पर आपको ये मिलेगा। ठीक है ना, ये वहीं से लिखा गया है। ये जो पंक्ति लिखी गई है पृथ्वीराज रासो के बारे में, जो छंदों का प्रयोग उन्होंने किया था उसके बारे में लिखा गया है। निष्कर्ष यह है कि मूल रासों में कवित, साटक, गाहा, दोहा, इन्हीं छंदों का उपयोग किया गया था। जो मूल पृथ्वीराज रासो लिखा गया था उसमें इन्हीं छंदों का प्रयोग है। कौन कौन? कवित, साटक, गाहा और दोहा। ठीक है। रासों के मूल रूप को निश्चित करने की पद्धति यह होनी चाहिए कि इन चारों छंदों में रचित पंक्तियों को रखकर बाकी छंदों को प्रक्षिप्त मान लिया जाए। मतलब वो उनके हैं ही नहीं, केवल ये पंक्तियां जो इन छंदों में लिखी गई हैं वही पृथ्वीराज रासो की मूल रचना है, वही पृथ्वीराज रासो में लिखा गया और जो चंद्रवरदाई ने लिखा है, और सबको क्या मान लिया जाए? प्रक्षिप्त मान लिया जाए। प्रक्षिप्त का अर्थ क्या होता है मित्रों? आप मुझे बताने का जरूर कष्ट करें, मैंने भी इसे गूगल नहीं किया है, अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताएं। लेकिन यहाँ पंक्ति के अनुसार यही बैठ रही बात जो मैंने बोला है। दिक्कत यह है कि इस बात को कैसे मान लिया जाए कि परवर्ती यानी आने वाले काव्य के प्रक्षेप इन चार छंदों में ना किए गए होंगे? क्या प्रक्षेप करने वालों ने इन छंदों को जोड़कर प्रक्षेप किया होगा? संभवतः इसलिए कविराज मोहन सिंह के इस विचार को मान्यता नहीं मिली। तो जो मोहन सिंह ने विचार दिया उसको मान्यता नहीं मिली है। साहित्यिक परंपरा, अब इसको आप प्रामाणिक या अप्रामाणिक जो भी मानने के लिए कहा गया साहित्यिक परंपरा, उसकी बात करेंगे मित्रों। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। अब अगले वीडियो में आप लोग इसको देख पाएंगे, पृथ्वीराज की प्रामाणिकता या अप्रामाणिकता को लेकर जो विद्वानों ने कहा, और इम्पोर्टेंट जो पंक्तियां आ गई वो भी आप नोट करते चलें और सुनते चलें, ताकि आप हर परीक्षा के लिए तैयार हों। टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, और कुछ भी ऐसा नहीं है कि लक्ष्य एक तय करें आप अपने आप को बिल्कुल एक विशाल सागर जैसा बनाएं। ठीक है ना, ऐसा आप खुद को बनाएं कि उसमें से कोई भी एक अगर निकालना चाहे बाल्टी तो आपका ज्ञान घटे ना। तो परीक्षा की तैयारी तो करनी ही है हमें, लेकिन उसके साथ साथ अपने ज्ञान में वृद्धि करनी है। धन्यवाद।